आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द डोमिनेंट वॉइसेस। तो इस वीडियो में, जैसे कि टाइटल से आपको पता चल रहा होगा, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उन वॉइसेस के बारे में जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा और जो डोमिनेंट थी, यानी कि जिनकी बात ज़्यादा से ज़्यादा सुनी गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 300 मेंबर्स इन टोटल। तो 300 मेंबर थे इन टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, आउट ऑफ विच 6 लोगों ने पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करे, यानी उन्होंने सब बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करे। तो इसमें हम इस वीडियो में उन्हीं लोगों के बारे में आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो इनमें से 6 मेंबर्स में से 3 मेंबर जो थे दोस्तों, वो कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते थे। और वो 3 मेंबर कौन कौन थे? सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो 3 लोग थे उन 6 में से, ये तो मेंबरशिप कांग्रेस पार्टी के, और इनके अलावा जो 3 मेंबर्स थे वो नॉन कांग्रेस मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो पहले हम कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद का। तो सबसे पहले दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो पास करा, और उन्हीं का प्रपोजल जो था, वो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के अपनी अगली वीडियोज़ में। उसके बाद जो ट्राई कलर का प्रपोजल था, ट्राई कलर नेशनल फ्लैग का प्रपोजल था, ये भी जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। उस ट्राई कलर नेशनल फ्लैग में, जिसमें 3 कलर रहने थे, यानी कि वाइट, सैफरन और डार्क ग्रीन इन इक्वल प्रोपोर्शन, बराबर प्रोपोर्शन में ये तीनों कलर उसमें इनको रखने थे। और बीच में एक नेवी ब्लू व्हील इन द मिडल। तो ये जो प्रपोजल था नेशनल फ्लैग का, ये किसने पास किया था? ये भी जवाहरलाल नेहरू का प्रपोजल था। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं सेकंड, जो कि एक और कांग्रेस मेंबर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल था? तो सरदार पटेल जो थे, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स को उन्होंने ड्राफ्ट करा, जो कई तरीके की रिपोर्ट्स थी, और उन्होंने उन इश्यूज़ पे वर्क करा, उन अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यूज़ को रिकंसाइल करने पे काम करा, जिनका कोई हल, कोई आर्ग्यूमेंट, जिनका आर्ग्यूमेंट के थ्रू कोई आसानी से सॉल्यूशन नहीं निकल के आ पा रहा था। उन पर उन्होंने वर्क करा, उन्हें रिकंसाइल करने के लिए, उनको फिर से सोचने के लिए उनका क्या हल निकाला जाए। उसके बाद दोस्तों आते हैं राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने का जो मेन काम था वो ये था कि वो मेक श्योर करें, वो इस बात की गारंटी से ज़्यादा वो इस बात की उनकी जिम्मेदारी थी कि जो डिस्कशन है वो कंस्ट्रक्टिव लाइंस के अलोंग, यानी कि वो उन बातों पर रहता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो डिस्कशन है वो उन बातों पर रहता है जो देश के विकास के लिए और देश के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए ज़रूरी है, और उससे कहीं भी डेविएट नहीं होता, कहीं भी भटकता नहीं है। और उनका एक और काम ये था कि उनके वो मेक श्योर करे कि हर आदमी को बोलने का और अपनी बात कहने का चांस मिलता रहे। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसके प्रेसिडेंट की तरह भी उन्होंने, वो भी राजेंद्र प्रसाद ने एक्ट करा था, जिसके बारे में शायद हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पब्लिक जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, जो भी डिसीजंस लिए जाते थे, उसके अंदर पब्लिक ने भी एक बड़ा रोल प्ले करा, क्योंकि जो ओपिनियंस पब्लिक एक्सप्रेस करती थी उनको अकाउंट में लिया जाता था, और जो आर्ग्यूमेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर होते थे वो पब्लिश करे जाते थे न्यूज़पेपर में, और फिर वो पब्लिकली जो प्रपोजल थे वो पब्लिक डिबेट करती थी। और पब्लिक से जो है वो सबमिशंस भी मांगे गए थे, यानी कि पब्लिक से कहा गया था कि आप लोग अपने अपने राय और मशवरे दें, जो भी आपके सजेशंस हैं आप वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबमिट करें। और उसके रिस्पांस में काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज आए थे, जिसकी वजह से लॉ मेकर्स को एक आइडिया हो गया कि उनको
तो उससे ये हुआ कि जो असेंबली के मेंबर्स थे उनको पब्लिक के जो रिस्पॉन्सेज आए उससे ये पता चला कि कौन कौन से पब्लिक इंटरेस्ट हैं जिनको उनको अकाउंट में रखना है और जिनका ख्याल रखते हुए उन्हें डिस्कशन को आगे बढ़ाना है। उसके बाद जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने व्यू रखे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने कि उनके हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे क्या आइडियल्स फॉलो करने चाहिए, अगर हम उस बारे में पढ़ें तो एक द ऑल इंडिया वर्णाश्रमा स्वराज्य संघ जो कि कलकत्ता में बेस्ड था, उसने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो उसके प्रिंसिपल हैं वो एंशियंट हिंदू टेक्स्ट के प्रिंसिपल पे बेस्ड होने चाहिए, और जो काउ स्लॉटर है और जो स्लॉटर हाउसेज है यानी अबैटर्स जो टर्म यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वो अबैटर्स जो है वो स्लॉटर हाउस को कहते हैं, तो मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ। तो उन्होंने क्लोजिंग डाउन ऑफ अबैटर्स और बैन ऑफ काउ स्लॉटर ये दोनों डिमांड उन्होंने रखी। तो ये टर्म मैं आपके लिए यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। अबैटर्स यानी कि जिसको हम हिंदी में कट्टी घर कहते हैं या जिसका इंग्लिश टर्म है दूसरा स्लॉटर हाउस, यानी कि जहाँ पर भी स्लॉटर होता हो तो वो स्लॉटर हाउस होता है। उसके बाद आती है लोअर कास्ट के लोअर कास्ट ने क्या डिमांड करी। तो लोअर कास्ट ने डिमांड करा कि उनका जो इल ट्रीटमेंट है बाय द अपर कास्ट पीपल वो ख़त्म किया जाए और उनको रिजर्वेशंस मिले अलग अलग सीट पे हर उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से लेजिस्लेशन में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में और लोकल बॉडीज़ में। तो उन्होंने ये तीनों जगहों पर रिजर्वेशंस मांगे। कहाँ कहाँ पर रिजर्वेशंस चाहिए थे उन्हें? लेजिस्लेशन सबसे पहला, लेजिस्लेशन में, उसके बाद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और उसके बाद लोकल बॉडीज़ में। तो ये तीनों जगहों पर उनको रिजर्वेशन चाहिए थे अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, ताकि जो उनका जो इल ट्रीटमेंट चलता चला आ रहा था बहुत सालों से अपर कास्ट के द्वारा वो ख़त्म हो और उनको भी इक्वल स्टेटस समाज में मिले और उनको भी इक्वल स्टेटस उनको इक्वली ट्रीट करा जाए बाकी की तरह। उसके बाद लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ ने फ्रीडम ऑफ स्पीच मांगी अपनी मदर टंग की, कि उनको उनकी जो ज़बान है, जो उनकी मादरी ज़बान है, जो वो बोलते आए हैं और जो उनके जिस हिस्से से वो बिलोंग करते हैं वहाँ बोली जाती है वो उनको बोलती रहने दी जाए और उनको उसका पूरा हक हो कि वो उस ज़बान को बोल सकें। और उन्होंने एक और डिमांड ये करी कि जो स्टेट्स हैं इंडिया के, जो इंडिपेंडेंट इंडिया के स्टेट्स हैं, उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो लिंग्विस्टिक बेसिस पर, यानी कि जैसे आज के ज़माने में जो साउथ के स्टेट्स हैं अगर हम देखें तो वो काफ़ी सारे स्टेट्स जो हैं वो खाली ज़बान के या लैंग्वेज के बेसिस पर बटे हुए हैं, जैसे कि तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, केरला में मलयालम और कर्नाटक में कन्नड़ और उड़ीसा में उड़िया। तो इस तरीके से ये जो साउथ के स्टेट्स हैं ये आज भी इसी बेसिस पर बटे हुए हैं कि जो लैंग्वेज वहाँ बोली जाती है उसके बेसिस पर। तो इसी वजह से उन्होंने ये डिमांड रखी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट हो, जिसके अंदर जो आदमी जो ज़बान बोलता है, जो हिस्से का आदमी, वो हिस्सा उस स्टेट के अंदर आए जिस स्टेट की वो ज़बान है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का क्या रोल था। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक और इम्पॉर्टेंट आदमी है जो कि नॉन कांग्रेस मेंबर थे इस असेंबली के, उन 6 लोगों में से एक इम्पॉर्टेंट मेंबर थे। तो बी आर अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन जो था वो इस कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग में बहुत ही इमेंस कंट्रीब्यूशन था और शायद सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो था वो इन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में दिया था, इसीलिए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाते हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वैसे तो वो एक इकोनॉमिस्ट और एक लॉयर थे और वो जो आइडियोलॉजिकली कांग्रेस के अपोज करने वाले थे, कांग्रेस के एक तरीके से क्रिटिक थे और कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते थे बल्कि उसके अगेंस्ट में थे। मगर महात्मा गांधी की एडवाइस पे उनको यूनियन ज्वाइन करने का निमंत्रण दिया कांग्रेस ने, यानी उनको इनविटेशन दिया कि आप आके यूनियन ज्वाइन करें, क्योंकि महात्मा गांधी ने उनको रिकमेंड करा या ये एडवाइस दी कांग्रेस वालों को कि आप भीमराव अम्बेडकर को जो है वो अपनी जो कैबिनेट है उसका हिस्सा बनाए। तो उनको एज अ यूनियन लॉ मिनिस्टर सर्व करने के लिए बुलाया गया। उसके बाद उसी कैपेसिटी में उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से उस पोजीशन पे सर्व किया। उसके अलावा के एम मुंशी और अल्लदी कृष्णा स्वामी अय्यर जो थे उन्होंने भी उनके साथ काम किया, उनको असिस्ट करते हुए काम किया और दोनों ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशल इनपुट्स दिए हैं ड्राफ्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन की।
इन दोनों के अलावा के एम मुंशी और अल्लदी के जो कृष्ण स्वामी थे, उनके अलावा 2 सिविल सर्वेंट्स जो थे, उन्होंने इस 6 मेंबर की जो टीम थी इसको असिस्ट किया, जिसमें से जो पहले सिविल सर्वेंट थे वो थे बी एन राव। तो बी एन राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिन्होंने कई सारे बैकग्राउंड पेपर्स बनाए, जिसके जिन्हों जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग में बहुत बड़ा एक रोल था उनका। तो उन्होंने बैकग्राउंड स्टडी करके कई पेपर्स ऐसे बनाए, ऐसे पेपर स्टडी करे जिनके अंदर वो नॉलेज थी और वो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन थी जो कि अदर कंट्रीज से काफ़ी सारे पॉलिटिकल टॉपिक्स पे क्लोजली स्टडी करके मिली थी, और उन पेपर्स को उन्होंने काफ़ी क्लोजली स्टडी करके बनाया। उसके अलावा एस एन मुखर्जी जो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, जिसके लिए अम्बेडकर ने कहा है, अम्बेडकर उनको बहुत हाईली रिगार्ड करते थे, और अम्बेडकर ने उनके लिए कहा है कि जो उनकी एबिलिटी थी सबसे मुश्किल से मुश्किल प्रपोजल्स को बहुत ही सादा, मतलब कॉम्प्लेक्स इंट्रिकेट जो प्रपोजल्स थे उनको, जो मुश्किल प्रपोजल्स थे उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखने की जो उनकी क्वालिटी थी वो अनइक्वल थी, और उसको बहुत मुश्किल से ही उसकी कोई बराबरी कर सकता था। ठीक है। उसके बाद अम्बेडकर जो थे, अम्बेडकर का जो रोल था उसको क्यों सबसे इम्पोर्टेंट कहा मैंने, या क्यों सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाता है आमतौर पे, क्योंकि जो गाइड करने की, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को जो गाइड करने का काम था वो अम्बेडकर का था। तो पूरी असेंबली में तो इसमें 3 साल लगे, जिसके अंदर प्रिंटेड रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन जो था वो 11 बल्कि वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ। तो इस बात को हम यहाँ लिख लेते हैं, ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो रिटन रिकॉर्ड्स थे, रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द डिस्कशन वर जो रिटन रिकॉर्ड्स थे डिस्कशन के वो 11 बल्कि वॉल्यूम्स में प्रिंट हुए, वर प्रिंटेड 11 बल्कि वॉल्यूम्स, वो 11 बल्कि वॉल्यूम्स में प्रिंट हो पाए। तो वो इतने सारे थे कि 11 बल्कि वॉल्यूम्स लग गई उनको वो पब्लिश करने में। तो जो मेंबर्स थे, तो इनको क्यों ज़रूरत थी इन रिकॉर्ड्स को, डिस्कशंस को रिकॉर्ड करने की, और इनको भी प्रिंट करानी क्या ज़रूरत थी? तो इसकी ये वजह है कि जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो इतने पढ़े लिखे और इतने एलोक्वेंट मेंबर थे, और उन्होंने जो अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करे हैं वो इतने अच्छे से करे हैं कि उनका रिकॉर्ड रखना और उन पॉइंट्स पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और कितने डाइवर्जेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मिलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है इसको समझने के लिए वो रिकॉर्ड हमारे काम के हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसका क्या विजन था, और द विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।